नमस्कार दोस्तों, कनावत एकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पढ़ाई के इस नए सफर में शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप पूरी लगन और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। तो आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान की एक बेहद महत्वपूर्ण शाखा रसायन शास्त्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट। यह अध्याय हमारे दैनिक जीवन से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। आप जानेंगे कि जो चीज़ें हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं जैसे नींबू, साबुन, नमक, ये सभी कहीं ना कहीं रासायनिक दृष्टि से अम्ल और क्षार या फिर लवण होते हैं। तो आज हम इस अध्याय के अंदर इन्हीं बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं और ये कैसे काम करते हैं, लवण क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सभी की अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया और कुछ महत्वपूर्ण लवणों का भी हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं और हमारे दैनिक जीवन में और हमारी पर्यावरण में इनकी क्या भूमिका है, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 क्लास 10 अम्ल और क्षार और लवण। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास अम्ल क्या है भाई। इनकी यदि हम बात करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, तो देखो सभी प्रकार का भोजन जो हमारे पास है इसमें कोई ना कोई स्वाद अवश्य होता है। जो भी हम भोजन कोई ग्रहण करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ स्वाद होता है और ये स्वाद या तो खट्टेपन का होने वाला है या फिर मीठे का होने वाला है या फिर नमकीन का होने वाला है। तो भोजन में ये खट्टेपन का स्वाद उसमें जो होता है ना, वो उसमें एसिड यानी अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज हम इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अम्ल या एसिड। इसकी यदि बात की जाए तो एसिड जो है ना, वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, खट्टा, श्योर, खट्टा। यानी अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है तथा जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। भाई जैसे ही इस अम्ल को जल के अंदर घुला जाएगा तो ये हमें कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। दूसरा हमें याद रखना है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। भाई लिटमस पत्र जो है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि थैलोफाइटा के लाइकेन नामक पौधे की छाल से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जो भी अम्ल है भाई, हमने पता कर लिया है कि अम्ल जो होता है ना, वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्लों का जो जलीय विलयन जब इनका तैयार किया जाता है तो ये जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, मतलब इसके अंदर क्या आता है, करंट आता है। दूसरी यदि बात करें, अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करेंगे, हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन कुछ अम्ल हमारे पास ऐसे हैं जो क्या होते हैं, देखो विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, याद रखना है, जैसे कि कार्बनिक अम्ल। दूसरा है कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं जो चमड़े को जला देते हैं, जैसे कि हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है हमारे पास क्या, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है हमारे पास HCl। ये हमारे पास ऐसे हैं जो अम्ल बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं यदि इनकी कंसंट्रेट यानी सांद्रता ज्यादा का यूज किया जाता है इनकी। तो दूसरा आता है कुछ अम्ल विस्फोटक भी होते हैं हमारे पास, जैसे है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है हमारे पास HNO3। ये हमारे पास अम्ल थे। दूसरी यदि बात की जाए कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई जैसे ही हमारे पास जो अम्ल है ना, उन अम्ल का जलीय विलयन जैसे ही तैयार किया जाता है ना, तो ये हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसकी बात करते हैं हम। जैसे कि हमने ले लिया सबसे पहले HCl अम्ल। HCl को जैसे ही हमने जलीय विलयन एक्वस, हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर कि AQ का मतलब क्या होता है। जब अभिक्रियाओं की भौतिक अवस्थाएं लिखी जाती हैं तो सॉलिड के लिए S लिखा जाता है, गैस के लिए G लिखा जाता है, ठीक है। और यदि कोई जलीय विलयन हमने ले रखा है तो उसके लिए AQ लिखा जाता है, और यदि कोई लिक्विड है, द्रव अवस्था में है, तो उसके लिए L लिखा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो जैसे ही हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को जलीय विलयन के अंदर मिलाया तो हमें ये देगा यहाँ से क्या, हाइड्रोजन आयन देगा, और क्लोरीन क्या हो जाएगी, अलग। जैसे ही हमारे पास H2SO4 है, ये भी हमें क्या देने वाला है, हाइड्रोजन आयन देगा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है हमारे पास, ये भी हमें क्या देने वाला है, हाइड्रोजन। तो एक बात हमारी तय हुई कि जब भी अम्ल का जलीय विलयन तैयार किया जाएगा
तो उस समय पे हमें उससे हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और इन्हीं हाइड्रोजन आयनों की वजह से ये अम्ल जो है ना विद्युत धारा का संचालन करता है, क्योंकि इसके अंदर हमें आयन मिल जाते हैं मुक्त अवस्था में। एक धनायन बन के तैयार होता है और एक ऋणायन बन के तैयार होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड के अंदर आ जाता है हमारे पास अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो अम्लों के प्रकार अलग अलग प्रकृति के आधार पर अलग अलग है। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की है कि स्रोतों के आधार पर अम्ल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसकी बात यदि हमसे की जाए तो देखो, स्रोत के आधार पर क्या कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है यदि कोई अम्ल, तो उस पर हमारा पहला प्रकार है जिसे हम कहते हैं या तो प्राकृतिक अम्ल या फिर हम उसको बोल देते हैं कार्बनिक अम्ल, यानी नेचुरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये क्या होते हैं? देखो, अम्ल ऐसे हैं, इन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि या तो ये पौधों से मिलेंगे या फिर हमें किसी जीव जंतु से मिलेंगे। इनको हम क्या नाम दे देते हैं? प्राकृतिक अम्ल कह देते हैं। प्राकृतिक अम्ल को हम कार्बनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल यानी कार्बनिक अम्ल, इनके हमें कुछ नाम, इनका प्राकृतिक स्रोत और इनके फॉर्मूले हमें दे रखे हैं, तो हमें इनको याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पास फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, लाल चींटियों के अंदर पाया जाता है। तब भी लाल चींटी हमें काटती है तो उसके काटने की वजह से बहुत ज्यादा हमें क्या होता है? दर्द होता है और कुछ जगह पर स्किन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से होता है। दूसरा है बेंजोइक अम्ल, हमें मिलेगा घास, पत्ते एवं यूरिन के अंदर देखने को मिलेगा। एसिटिक अम्ल सिरका में मिलेगा हमें। लैक्टिक अम्ल दही के अंदर मिलेगा हमें। दूसरा दे रखा है साइट्रिक अम्ल, हमारे पास नींबू, संतरा, कक्षा, अंगूर यानी खट्टे फलों के अंदर देखने को मिलेगा। ऑक्जेलिक हम जानते हैं कि ये टमाटर के अंदर पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है ना वो इमली के अंदर पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना वो हमारे आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जी हमें कुछ प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल जिन्हें हम कहें वो हमें दे रखे हैं, इनके आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं। दूसरा लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है हमारे पास जो कि दही के अंदर पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगली स्लाइड। अगली स्लाइड के अंदर दूसरा अम्ल हमारे पास आ जाता है जिसे हम कह देते हैं क्या? खनिज अम्ल या फिर बोले तो सिंथेटिक अम्ल। ठीक है, अब ये खनिज अम्ल क्या होने वाले हैं कि देखो, ऐसे अम्ल हैं जिन्हें हम खनिजों से यानी मिनरल से तैयार किया जाता है। क्या कहलाते हैं? हमारे पास खनिज अम्ल कहलाते हैं। क्योंकि खनिज अम्ल को हम प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, इस वजह से इनका नाम मैन मेड या सिंथेटिक अम्ल भी पड़ जाता है। क्योंकि जो भी खनिज होंगे हमारे पास, उन खनिजों से हम जब अम्लों का निर्माण करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो उसको प्रयोगशाला के अंदर हमें तैयार करना पड़ेगा। तो या तो हम इनको बोल देंगे मैन मेड या फिर हम इनको बोल देंगे क्या? सिंथेटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे पास है देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 और बोरिक अम्ल है हमारे पास H3BO3। तो ये थे हमारे अम्ल किसके आधार पर जो जब हम इन्हें प्रयोगशाला के अंदर क्या करते हैं? तैयार करते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, अभी तक हमने पढ़े थे अम्ल अपनी स्रोतों के आधार पर। दूसरा अम्ल का प्रकार आ जाता है हमारे पास प्रबलता के आधार पर। देखो, इसके आधार पर अम्लों की बात करें तो देखो हमारे पास बन के तैयार होते हैं। देखो, एक प्रबल अम्ल जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी अम्ल को यदि हमने लिया है तो उस अम्ल के अंदर जो आयन पाए जाते हैं, चाहे तो वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, यदि वह अम्ल पूरी तरीके से क्या हो जाता है? आयनीकृत हो जाता है, तो हम ये कह देते हैं भाई वो प्रबल अम्ल है। यानी वे अम्ल जो अधिक क्षमता के साथ आयनीकृत होते हैं, अर्थात हमें अधिक संख्या में क्या प्रदान करते हैं भाई? वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, तो हम उनको कह देते हैं कि प्रबल अम्ल है। याद रखना है हमें उदाहरण, जैसे कि HCl है हमारे पास, H2SO4 है हमारे पास, HNO3 है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्लियर बात? आगे देखते हैं। आगे आता है हमारे पास अगला पॉइंट जिसका नाम है दुर्बल अम्ल, वीक एसिड्स कहलाते हैं। यानी ये वो अम्ल होंगे, हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है कि ये कम क्षमता के साथ आयनीकृत होंगे, यानी मतलब हमें कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन क्या कराएंगे जी? उपलब्ध कराएंगे, तो हम इनको बोल देंगे क्या? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में हम याद रख सकते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH, लैक्टिक अम्ल हमारे पास और ऑक्जेलिक अम्ल हमारे पास जो हैं, ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण हमारे पास रहते हैं। पूछा जाता है हमें क्वेश्चन के अंदर प्रबल अम्ल का उदाहरण बताइए, दुर्बल अम्ल का उदाहरण बताइए, तो आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर।
अगली स्लाइड के अंदर हमारे पास फिर अम्ल आ जाता है सांद्रता के आधार पर, कंसंट्रेशन के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर तीसरा प्रकार हमारे पास अम्ल का है, जिसमें हमारे पास पहली सांद्रता आ जाती है कि सांद्र अम्ल, जिसको हम बोल देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। यानी जिस अम्ल में अधिक मात्रा में अम्ल उपस्थित होता है जबकि जल कम मात्रा में होता है। मतलब हम बात करें, अम्ल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और जल की मात्रा क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। एसिड जो होगा ना हमारे पास, वो तो होगा क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में। ज्यादा मात्रा किसकी होने वाली है भाई, यहाँ पर अम्ल की। और जल यानी पानी की मात्रा क्या होने वाली है भाई, हमारे पास यहाँ पर कम होने वाली है। तो हम उसको कह देंगे कि भाई यहाँ पर ये अम्ल जो बन के तैयार हुआ है वो हमारे पास कहलाता है क्या, सांद्र अम्ल क्रिया। और उसके बाद आता है देखो तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब होता है पतला विलयन। पतला विलयन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमने अम्ल बहुत कम मात्रा में लिया है और जल हमने बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर ले लिया है। तो जैसे ही किसी अम्ल के अंदर हम ज्यादा मात्रा में पानी मिला देते हैं, मतलब वो विलयन बन के तैयार हो जाता है हमारा तनु विलयन, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी फिलहाल हम अम्ल की बात कर रहे हैं तो ये डाइल्यूट एसिड हमारे पास कहलाएगा। तो ये थी हमारी अम्लों की कहानी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास क्षार बोलो या भस्म बोलो या बेस हमारे पास, ठीक है। क्षार की बात करते हैं तो भाई क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होने वाला है, हमारे पास कड़वा होने वाला है, बिटर होने वाला है, तथा जल के साथ घुलकर ये हमें देने वाले हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन देने वाला है। तो मतलब क्षार हमें OH- जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्लियर। और अम्ल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अम्ल हमें हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार हमें हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब OH आयन देता है। क्लियर। दूसरी यदि बात करें कि ये लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं भाई, नीला कर देते हैं। इससे पहले हमने अम्ल के अंदर पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं ना वो नीले को क्या कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं। और क्षार जो होते हैं ना वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है। आगे बात आती है, देखो जैसे ही हमने एक क्षार ले लिया, ये हमारे पास NaOH एक प्रकार का क्षार है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जैसे ही जलीय विलयन के अंदर इसको डाला जाता है तो ये एक तो हमें धनायन देगा, सोडियम अलग हो जाएगा, और एक यहाँ से OH- अलग हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे ही दूसरा क्षार ले लिया हमने KOH, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इसका जलीय विलयन तैयार किया जाएगा तो ये इससे पोटेशियम जो धातु है ना वो धनायन के रूप में क्या हो जाएगी, अलग, और हाइड्रोक्साइड माइनस OH- क्या हो जाएगा इसमें से अलग। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारे पास जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार जो होते हैं ना वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसी तरीके से हमारे पास क्षारों के प्रकार। देखो क्षार के प्रकार की बात करते हैं तो क्षार जो है ना वो हमारे पास सबसे पहला आ जाता है प्रबल क्षार। तो नाम से ही, परिभाषा से ही जैसे पता चल गया कि ऐसे जलीय विलयन होंगे जिसमें क्षार होंगे जो जलीय विलयन में आयनित होकर हमें अधिक संख्या में क्या देंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है हमें ये देने वाले हैं यहाँ से क्या, OH-, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें हाइड्रोजन आयन इनसे प्राप्त होने वाले हैं, मतलब बोले तो हाइड्रोक्साइड आयन हमें प्राप्त होने वाले हैं। जैसे कि प्रबल क्षार के अंदर आप याद रखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या है, प्रबल अम्ल के प्रबल क्षार के क्या है, उदाहरण है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दूसरी परिभाषा क्षार की आ जाती है। दूसरा प्रकार हमारे पास है दुर्बल क्षार, जिसको हम वीक बेस कहते हैं। तो देखो ये वे क्षार हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर हमें अल्प संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, बहुत कम संख्या में हमें हाइड्रोक्साइड आयन इनसे मिलने वाले हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि NH4OH एक है हमारे पास CaOH का होल्टॉइड, यानी जिसको हम बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है और ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है। लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो KOH हमारा आता है स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, बाकी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास आता है वो आता है दुर्बल क्षार के अंदर। ठीक है। ये बात तो हमारी हो गई किसकी, अम्ल और क्षार की। अब अम्ल और क्षार से आगे की बात की जाए तो कुछ आते हैं हमारे अल्कली। अल्कली क्या पदार्थ होते हैं भाई, ये जल में घुलनशील क्षार को ही हम क्या कह देते हैं भाई, अल्कली कह देते हैं। मतलब ऐसे क्षार जो जल के अंदर यानी पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और पानी के अंदर घुलकर हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम नाम दे देते हैं क्या, अल्कली। तो बात करते थे अल्कली क्षार के अंदर क्या बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है हमारे पास,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है हमारे पास, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास MgOH का होल्टवाइज है। मतलब यहाँ से हमें जो मिलने वाला है ना, वो क्या मिलने वाला है, हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ से भी हमें मिलने वाला है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, और यहाँ से भी हमें मिलने वाला है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन हमें यहाँ से मिलने वाले हैं कितने, 2, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्षारों को जो जल में घुलकर हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उन क्षारों को हम क्या कह देते हैं, अल्कली कह देते हैं। तो अभी तक बात हुई हमारी अम्ल और क्षार के बारे में। अब बनते हैं हमारे पास क्या, लवण, यानी जिन्हें हम कहते हैं सॉल्ट। देखो सॉल्ट की बात करें तो इनका निर्माण कब होने वाला है, देखो जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है ना, तो हमें प्राप्त होते हैं क्या, लवण प्राप्त होते हैं। जब भी हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है ना, उसे हम कह देते हैं क्या, क्षार, लवण कह देते हैं, सॉल्ट कह देते हैं। जैसे कि बात करें, एक अम्ल ले लेते हैं हम HCl और एक क्षार ले लेते हैं हम क्या, KOH। अम्ल और क्षार की जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास लवण का निर्माण होगा, यानी एक तो बन जाएगा हमारे पास क्या, KCl प्लस साथ में बन जाएगा हमारे पास यहाँ से इनके आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान। तो ए आयन तो इसके साथ क्रिया कर लेगा और OH के साथ हाइड्रोजन की इसकी क्रिया हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास H2O पानी। मतलब जब भी हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाती है, उदासीन। उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हम आगे पढ़ेंगे, तो ये कहलाते हैं हमारे पास क्या, सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा क्या, KCl बन के तैयार हो जाएगा, सॉरी KCl, ठीक है। दूसरी बात करें हम लवण के प्रकारों की, जैसे कि लवण के प्रकार हैं सॉल्ट के, हमारे पास प्रकार है जैसे कि सामान्य लवण, जब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, भस्म मीन्स होता है क्षार, ये हमारे पास क्षार है, भस्मित होता है हमारे पास क्या, क्षार। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर देते हैं, तब उदासीन लवण का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। तब हम उसी को कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, सामान्य लवण कहलाता है। जैसे कि NaCl, KCl और Na2SO4, ये हमारे पास उदाहरण है किसके, सामान्य लवण के। क्लियर, आगे बात करते हैं। आगे दे रखा है देखो हमें अम्लीय लवण, इसकी बात करते हैं। देखो अम्लीय लवण की, देखो ये ऐसे लवण हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन, यानी बोले तो H+ हाइड्रोजन आयन हमारे पास जो दे रखे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अम्लीय लवण कह जाता है। मतलब लवण के अंदर भी कुछ मात्रा में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, तो जब उस लवण के अंदर, वैसे हम कहते हैं लवण का जलीय विलयन जो होगा ना, वो कैसा होने वाला है, हमारे पास उदासीन होने वाला है। लेकिन जब लवण के अंदर यदि हाइड्रोजन आयन हमें देखने को मिल जाते हैं, उपस्थित होते हैं, तो हम उसे अम्लीय लवण कह देते हैं, एसिडिक सॉल्ट कह देते हैं। जैसे कि NH4Cl, इसके अंदर हाइड्रोजन है, NaHSO4 इसके अंदर भी हाइड्रोजन है हमारे पास, और KHSO4 इसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये है क्या भाई, लवण है, लेकिन कैसे लवण है भाई, ये अम्लीय लवण है। क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी डेफिनेशन बन के तैयार होती है, क्षारीय या भाष्मिक लवण। ये ऐसे लवण हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होंगे। अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्या, OH- हाइड्रोक्साइड आयन। यदि इस लवण के अंदर यदि हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन उपस्थित हैं, तो हम उसको कह देते हैं क्या, क्षारीय लवण कह देते हैं। क्लियर बात। तो बात करते हैं, देखो MgClOH इसके अंदर भी है, CuCO3.CuOH का होल्टवाइज, ये भी हमारे पास एक लवण है। लेकिन ये कैसा है, जिसके अंदर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, मतलब ये हमारे पास एक क्षारीय लवण कहलाता है। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं, देखो सूचक, जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ये एक नया पदार्थ हमारे पास आ गया है, सूचक या इंडिकेटर। तो देखो सूचक या इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये विलयन में जो हमने अम्ल पड़ा हुआ है या फिर जो क्षार पड़ा हुआ है, उसकी उपस्थिति का पता लगाने वाले पदार्थ हमारे पास क्या कहलाते हैं, सूचक। और इनका रंग और इनकी गंध अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में क्या होती है, बदल जाती है। तो सूचक ऐसे पदार्थों को हम कह देते हैं। बात करते हैं देखो सूचक के प्रकार। तो देखो वैसे देखा जाए तो सूचक हमारे पास बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इंडिकेटर्स, परंतु स्रोत के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांट रखा है। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है हमारे पास प्राकृतिक सूचक, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले हैं।
दूसरा आ जाता है हमारे पास मानव निर्मित सूचक या सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मतलब जिन्हें मानव के द्वारा प्रयोगशाला के अंदर इनको क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इंडिकेटर्स की बात आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। देखो सबसे पहले यानी प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, यानी हमें ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लौंग या लाल गोभी, इनसे हमें क्या प्राकृतिक इंडिकेटर्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस की, जो कि अभी हमने पढ़ा था लिटमस पत्र के बारे में कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया का लिटमस पत्र के आधार पर अलग अलग प्रभाव होता है, और इसी लिटमस पत्र के आधार पर हम किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता भी क्या करते हैं, पता करते हैं। जैसे कि लिटमस जो होता है ना, वो बैगनी रंग का रंजक या डाई या फिर रंग होता है, जो कि थैलोफाइटा, याद रखना है, थैलोफाइटा के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। और लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैगनी होता है, वही याद रखना है। मतलब लिटमस जब ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, उस कंडीशन में इसका रंग कैसा होता है, बैगनी। और इस रंजक से एक पेपर तैयार किया जाता है जिसे हम लिटमस पेपर या फिर लिटमस पत्र कह देते हैं, और इसका उपयोग हम अम्ल और क्षार की पहचान करने में करते हैं। दूसरी बात करें, लिटमस पत्र हमें दो रंगों का होता है हमारे पास, एक तो इसका नीला रंग होता है और एक इसका कैसा होता है, लाल रंग में देखने को मिलता है। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल, और क्षार जो होते हैं ना, वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा हमें याद रखना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो कि थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हल्दी। हल्दी की बात करें, देखो हमारे पास एक प्राकृतिक इंडिकेटर्स में आता है। तो देखो अक्सर आपने देखा होगा कि हल्दी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, इसका नॉर्मली रंग जो होता है ना, वो कैसा होता है, पीला। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफेद कपड़ों पर यदि सब्जी का दाग लग जाता है कभी, तो जब हम उसको साबुन से, और साबुन हमारे पास जो होते हैं ना, वो कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। भाई याद रखना है, साबुन अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं, साबुन हमारे कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो जैसे ही हम उसको साबुन से धोते हैं तो उसके जो दाग होते हैं ना, वो कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये हल्दी के साथ ऐसा देखने को मिलता है। दूसरी बात करें कि अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी अम्लीय पदार्थ का दाग यदि लग जाए कपड़ों पर, तो उस पर साबुन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्षार के साथ इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। ऐसे ही आता है हमारे पास लाल पत्ता गोभी, देखा होगा सभी लोगों ने, रेड कैबेज। तो लाल पत्ता गोभी के रस को भी हम क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक इंडिकेटर्स के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और लाल पत्ता गोभी के रस मूल रूप से बैगनी रंग के होते हैं भाई, उससे जैसे रस निकाला जाता है तो उसका वो रस कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लाल पत्ता गोभी के रस में अम्ल मिलाने पर वो कैसे रंग का हो जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। और लाल पत्ता गोभी के रस में जब हम क्षार मिलाएंगे तो वो बदल जाता है हरे रंग में। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे ही हम लाल पत्ता गोभी के रस में अम्ल मिलाए तो वो हो जाता है लाल रंग का, और जैसे ही हम उसके अंदर यदि क्षार मिलाएं तो वो हो जाता है हमारे पास कैसे रंग का, हरे रंग का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे पास क्या, गंधीय सूचक या सूंघने वाले सूचक। इनकी गंध से हम पता करने वाले हैं कि ये किस टाइप के पदार्थ हैं हमारे पास। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, गंधीय सूचक कह देते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्या, वेनिला, प्याज है हमारे पास, लौंग है हमारे पास, ये हमें दे रखे हैं तीन गंधीय सूचक कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इनको बोला जाता है कि जैसे ही इन पदार्थों को हम अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम के अंदर मिलाते हैं तो इनका रंग भी बदल जाता है और इनकी गंध भी क्या होती है, बदल जाती है। क्लियर बात। तो जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले पॉइंट में हमें दे रखा है क्या, प्याज। प्याज का रस, जैसे ही हमने प्याज का रस निकाला तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया देने वाला है, कैसी, तीक्ष्ण गंध देने वाला है, और क्षार के साथ इसकी कोई गंध नहीं होगी। तो बिल्कुल हम इसकी अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में पता कर सकते हैं।
दूसरा आता है हमारे पास वेनिला। वेनिला की बात करें तो वेनिला की अम्ल के साथ वेनिला की गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब समान रहती है। वैसे भी क्षार के साथ इसकी भी कोई गंध में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है लौंग का तेल। अम्लीय माध्यम के साथ समान गंध रहती है और क्षार के साथ इसमें कोई गंध नहीं होती है। तो ये कुछ सूंघने वाले इंडिकेटर्स थे हमारे पास, जैसे कि प्याज है हमारे पास, वेनिला है, लौंग का तेल है। क्लियर बात। आगे बात करते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। तो इसका मतलब कृत्रिम है, मतलब मानव ने अपनी प्रयोगशाला के अंदर अपने हिसाब से उपयोग करने के हिसाब से इनका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं भाई, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित इंडिकेटर्स कह देते हैं। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड की बात करें तो देखो, मानव निर्मित हमारे पास जो है ना इंडिकेटर्स, ये हमारे पास दो प्रकार के हैं भाई। एक को बोलते हैं हम फिनोलेफ्थलीन और एक होता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। दो इंडिकेटर्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमने प्रयोगशाला के अंदर इनका निर्माण किया हुआ है। तो इनकी बात करते हैं। देखो, फिनोलेफ्थलीन जो होता है ना, वो एक रंगहीन घोल होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम क्षार मिलाते हैं तो फिनोलेफ्थलीन का जो रंग होता है ना, वो गुलाबी रंग का हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। लेकिन जब हम अम्ल मिलाते हैं इसके अंदर तो फिनोलेफ्थलीन के विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी वो रंगहीन ही रहता है। तो मतलब ये ऐसे इंडिकेटर हैं कि इनके अंदर यदि अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो ये अपने रंग में भी और स्वाद में भी क्या प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात। तो एक था हमारे पास क्या, फिनोलेफ्थलीन, इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर बात। आगे आ जाते हैं हम मेथिल ऑरेंज पर या मिथाइल ऑरेंज पर। मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का तरल पदार्थ होता है। अब मिथाइल ऑरेंज का रंग जैसे ही हम इसको क्षार के साथ मिलाते हैं तो इसका रंग हमारे पास हो जाता है कैसा, पीला हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज का रंग जैसे ही हम इसको अम्ल के साथ मिलाते हैं तो ये हो जाता है लाल रंग का। तो देखो, इंडिकेटर्स जैसे ही इनके अंदर अम्ल मिलाया जाएगा तो ये कुछ और कलर का परिवर्तन करेंगे, और जैसे इनके अंदर क्षार मिलाया जाएगा तो ये क्षार के हिसाब से अलग रंग का परिवर्तन करेंगे। तो उन्हीं को हम कह देते हैं क्या, इंडिकेटर्स कह देते हैं। क्लियर। ये वाली बात आपकी हुई कंप्लीट। आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अब हमारे पास ये जो इंडिकेटर्स हमने पढ़े हुए हैं, इनके कुछ आ जाते हैं हमारे पास प्रकार। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक इंडिकेटर्स, जो कि हमें प्रकृति से, पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया का पौधा, इसका फूल, हल्दी हमारे पास, ये हमारे पास प्राकृतिक आ जाते हैं। कृत्रिम वो है जिनका निर्माण मानव ने संश्लेषण किया हुआ है, प्रयोगशाला में इनको बनाया हुआ है। ये रासायनिक पदार्थ ही होते हैं। दो हैं हमारे पास, एक मेथिल ऑरेंज और एक है हमारे पास फिनोलेफ्थलीन। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास क्या, गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे प्याज है हमारे पास, लौंग का तेल है हमारे पास, और भी कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो इनके उदाहरण आपको अच्छे से क्या रखना है भाई, याद रखना है। सूचक मतलब इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक सूचक की, प्राकृतिक इंडिकेटर्स की। तो इसमें हमारे पास आ जाता है क्या, देखो, लिटमस पत्र आ जाता है जो कि थैलोफाइटा के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लाल पत्ता गोभी का रस आ जाता है और हल्दी आ जाता है। और एक है हमारे पास हाइड्रेंजिया के फूल का रस, ये की प्राकृतिक कहलाते हैं। अब रंग गंध में परिवर्तन कैसा होता है, अम्ल के साथ हमें बताना है। तो देखो, लिटमस पत्र अम्ल के साथ कैसा हो जाता है, लाल। लाल पत्ता गोभी का रस भी कैसा हो जाता है भाई, अम्ल के साथ लाल हो जाता है। हल्दी अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं करती है। और हाइड्रेंजिया का फूल के रस जो होता है ना, वो कैसा हो जाता है, नीला। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं इनकी क्षार के साथ परिवर्तन। तो जैसे ही लिटमस पत्र को क्षार के साथ डाला जाता है तो ये क्या हो जाता है, नीला। लाल पत्ता गोभी का रस कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है क्षार के साथ। हल्दी कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। और हाइड्रेंजिया के फूल के रस कैसे हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं। ये प्राकृतिक सूचक हमारे पास कहलाते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने हमारे उपयोग के आधार पर कृत्रिम रूप से मानव निर्मित
कुछ इंडिकेटर्स का निर्माण कर लिया है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस के अंदर दो दे रखे हैं। एक है हमारे पास फेनोलेक्थिलीन और एक है मेथिल ऑरेंज। तो अम्ल के साथ ये रंगहीन रहता है और अम्ल के साथ मेथिल ऑरेंज लाल रंग का हो जाता है। वैसे क्षार की बात की जाए तो फेनोलेक्थिलीन क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है हमें, और मेथिल ऑरेंज जो होता है वो हमें कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है। तो ये कृत्रिम हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास गंधीय सूचक, जैसे प्याज का रस, वेनिला और लौंग। इनकी बात की जाए तो अम्ल के साथ प्याज का रस की तीक्ष्ण गंध होती है हमारे पास, और क्षार के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेनिला समान गंध रहती है इसकी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लौंग के तेल के साथ भी इसकी समान गंध रहती है और क्षार के साथ इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये टेबल थी, ये टेबल आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रखना है कि कौन सा इंडिकेटर्स किस रंग में कब परिवर्तन कर रहा है। अम्ल के साथ उसका परिवर्तन क्या होता है, क्षार के साथ उसका परिवर्तन क्या होता है, या किसी अम्ल के साथ होता है या नहीं होता, ये सारी बातें आपको टेबल के अंदर दे रखी हैं। तो आप इनको आसानी से क्या रख सकते हो, या आगे बढ़ते हैं अगली टेबल के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है, अब हमारा पैटर्न यहाँ से शुरू हो जाता है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। इनकी बात हम करते हैं। जो भी अम्ल है हमारे पास और जो क्षार है ना, उनके भौतिक रासायनिक गुण, क्या कंडीशन इनके साथ होती है, वो बात हम करते हैं। देखो अम्ल की बात की जाए, देखो अम्ल की धातु से, अम्ल जो होते हैं ना वो धातु से अवक्रिया करके, जब भी धातु के साथ अवक्रिया इनकी होती है, वही हमें दे रखा है कि अम्ल की धातु के साथ अवक्रिया। तो अम्ल धातु से अवक्रिया करते हैं ना, तो संगत धातु की लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस हमें प्रदान करेंगे। एक सामान्य सूत्र की यदि हम बात करें तो ये आपके लिए लिखा हुआ है, सामान्य सूत्र ये रहा हमारे पास कि अम्ल की हम जैसे ही धातु के साथ अवक्रिया कराएंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ पर क्या, लवण, और साथ में बनने वाली है हमारे पास क्या, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से इन पदार्थों का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमें दे रखा है कि जैसे ही हम जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अवक्रिया करते हैं तो हमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। जैसे कि जिंक का सूत्र होता है हमारे पास Zn, और इसकी अवक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी बोले तो HCl के साथ। तो हमारा क्या बनता है भाई, यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनता है, यानी जिसको हम बोलते हैं ZnCl2, जिंक क्लोराइड हमारा बन गया। और साथ में बन जाती है हमारे पास क्या, हाइड्रोजन गैस, जो कि हमें मिलती है H2 के रूप में। बाद बाकी की पहले चैप्टर के अंदर हमने इन समीकरणों को जो लिखा गया है, जब इसका जो शब्द समीकरण हमें दे रखा था तो उससे हमने इसका रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको बैलेंस करना आवश्यक होता है। कैसे कि यहाँ पे क्लोरीन कितनी दे रखी है, 2, तो इधर भी हमारे पास क्लोरीन कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे ही हमने क्लोरीन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गई। ये हमारा इसका समीकरण कहलाएगा। एक और कर लेते हैं। देखो एक और अवक्रिया हमें दे रखी है कि जब सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब सोडियम हमारे पास क्या है भाई, धातु, सोडियम का सिंबल होता है हमारे पास Na, जो कि हमने एक धातु ले ली है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी बोले तो हमारे पास है एक HCl अम्ल। इनकी जैसे ही अवक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बन के क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। क्लियर बात। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिल जाती है भाई, अम्ल की अवक्रियाएं हमारे पास इस तरीके से होती है। वैसे ही हमें और दे रखा है एक और धातु जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया हम इसकी करा रहे हैं। जैसे कि Zn जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है क्या, H2SO4। जैसे ही इसके साथ अवक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास बन जाता है जिंक सल्फेट, यानी बोले तो ZnSO4, और साथ में हमें यहाँ पर मिल जाएगी क्या, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो इस तरीके से अम्ल की क्या होती है हमारे पास, रासायनिक अवक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। क्लियर बात। अगली स्लाइड की बात करते हैं। अगली स्लाइड में बात करें तो देखो हमें जब भी हमने देखा कि जैसे ही हम किसी धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता किस तरीके से लगाया जाएगा, तो वो एक हमें टेस्ट यहाँ पर दे रखा है कि हम क्या करते हैं, जब हम किसी धातु का किसी अम्ल के साथ अवक्रिया कराते हैं, जैसे हमने उस धातु की अम्ल के साथ अवक्रिया कराई तो इतना पता है कि उसी संगत धातु का क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, वहां से गैस उत्पन्न हो जाएगी। तो अवक्रिया की इस अवधि के दौरान जब हम एक
जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं कि हमें पता है कि यहाँ से गैस निकल रही है, तो हम उपस्थिति पता करने वाले हैं कि हाइड्रोजन गैस वहां से निकल रही है। तो हम जैसे एक माचिस की तीली इसके पास या मोमबत्ती जलती हुई ले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक पॉप ध्वनि, फट फट की आवाज उत्पन्न होती है, और यही पॉप ध्वनि कहलाती है। यहाँ पर उत्पन्न गैस हाइड्रोजन गैस है, और इसी ध्वनि से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है भाई, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। अब इस पॉप टेस्ट की बात करें हम, पॉप ध्वनि या पॉप टेस्ट, तो सेम यही है। देखो हमारे पास कि जब हम किसी धातु का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अभिक्रिया की इस अवधि के दौरान जब हम जलती हुई मोमबत्ती या तीली इस गैस के पास लेके आते हैं तो ये पॉप ध्वनि के साथ उत्पन्न होती है। तो यह पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न होने वाली जो गैस है ना, वो क्या है, हाइड्रोजन है। इस टेस्ट को ही हम हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने वाला टेस्ट या दर्शाने वाला प्रयोग भी कह देते हैं। तो इसको पॉप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या हाइड्रोजन की जांच की विधि की भी हम इसको बोल देते हैं। क्लियर? तो ये बात हमारी हुई। आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास अब धातु कार्बोनेट। धातु है, उसका कोई कार्बोनेट है, उसके साथ हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। भाई धातु कोई भी हो सकती है, कार्बोनेट जो होता है ना, उसका सूत्र लास्ट में बनेगा हमारे पास के लास्ट में CO3 लग जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कार्बोनेट बोल देते हैं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है चूना पत्थर, या फिर चौक की बात करें, या फिर हम बात करते हैं संगमरमर, यानी इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसके अलग अलग रूप हैं, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। यानी हम बात करें तो ये है हमारे पास क्या, CaCO3। ये इसके अलग अलग रूप हैं। चूना पत्थर भी हो सकता है, ये चौक भी हो सकता है, संगमरमर भी हो सकता है, या फिर हम इसको बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, CaCO3। ये अलग अलग रूप हैं। अम्ल सभी धातुओं के कार्बोनेट से, कोई सी भी धातु ले लो, चाहे तो वो कैल्शियम की ले लो, चाहे वो सोडियम की ले लो, चाहे वो पोटेशियम की ले लो, किसी भी धातु का कार्बोनेट जो होगा ना, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करेगा तो संगत लवण भी बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, और साथ में हमें क्या प्रदान करेगा भाई, जल प्रदान करेगा। इसका जो सामान्य सूत्र है किसका, कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि संगत लवण बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यानी बोले तो CO2 का निर्माण होगा, और साथ में जल यानी H2O का भी क्या होगा, वहां पर निर्माण होगा। कुछ उदाहरण की सहायता से हम इस अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है एक कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, इसकी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी बोले तो HCl, अब तो सभी को याद हो गया होगा नाम, HCl यानी बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड, साथ में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमारे पास बनेगा क्या, जल। तो ये अभिक्रिया हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है हमारे पास CaCO3, और इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ कराई, तो जैसे ही अभिक्रिया हुई हमारी तो बन गया क्या, कैल्शियम क्लोराइड। मतलब ये जो संगत धातु थी हमारे पास, इसी का बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, लवण, साथ में हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमारे पास बन जाएगा इसके अंदर क्या, जल। तो इस तरीके से कोई भी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका लवण बनता है, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में हमें वहां पर क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। क्लियर बात? आगे देखते हैं। ऐसी अगली अभिक्रिया हमें दे रखी है क्या, नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3, और ये क्रिया करता है सोडियम धातु के कार्बोनेट से, यानी बोले तो सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारे पास Na2CO3। जैसे ही इसके साथ ये अभिक्रिया करेगा तो सोडियम धातु का जो CO3 जो है ना, कार्बोनेट है ना, ये तो पहुंच जाएगा हमारे पास उसी का क्या बनाने के लिए, लवण NaNO3, साथ में बनेगा हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमारे पास बन जाएगा क्या, अम्ल, जल बन के क्या हो जाएगा, तैयार। बाद बाकी की इन अभिक्रियाओं के जो डिटेल समीकरण थे ना, वो हमने पहले चैप्टर के अंदर क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये हमारी फर्स्ट क्लास जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं वो नहीं देखा हुआ है, तो सबसे पहले आप हमारी उस क्लास को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिर आपका सेकंड चैप्टर आपका आता है जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में देखते हैं हमारे पास दे रखा है एक चूने के पानी का टेस्ट दे रखा है।
चूने का जो पानी है ना उसका हमें एक टेस्ट दे रखा है, और चूने के पानी का सूत्र हमारे पास कहलाता है यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कह देते हैं बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझे चूने का जो सूत्र होता है ना वो होता है CaO, जिसको हम बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोल दिया जाता है। तो हम चूने के पानी का टेस्ट करने वाले हैं कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो वो चूने का पानी जो होता है ना वो हो जाता है हमारे पास क्या, दूधिया। और यही हमारा यहाँ पर चूने के पानी का टेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता लगाने वाला प्रयोग भी कहलाता है। जैसे कि हमने ले लिया है क्या यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हम चूने का पानी या बोले तो बुझा हुआ चूना। जैसे ही इसकी अभिक्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई तो यहाँ पर बन जाएगा क्या हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बन जाएगा क्या हमारे पास H2O बन के तैयार हो जाएगा, यानी विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास। अब आ जाता है हमारे पास, अभी तक तो हमारे पास चल रहा था कि धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, अब आ जाता है हमारे पास क्या, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बाई कार्बोनेट। तो धातु बाई कार्बोनेट, और इसकी हम अभिक्रिया कराने वाले हैं अम्ल के साथ। तो जो धातु होगी हमारे पास, उस धातु का जो बाई कार्बोनेट होता है, कोई सी भी धातु की हम बात करें, और वो धातु का बाई कार्बोनेट जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखो क्या क्या बनने वाला है। देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बोलो तो बाई कार्बोनेट भी इसको बोल दिया जाता है। इसकी हमने जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो हमारे पास देखो फिर से लवण बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली है और जल बनने वाला है। यानी ये अभिक्रिया भी हमारी एज इट इज वैसी ही होने वाली है जब हमने इनकी अभिक्रियाएं पढ़ी थी किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। क्लियर, समान सूत्र हमें दे रखा है। एक उदाहरण हमें दे रखा है जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये रहा हमारे पास NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, और साथ में ये अभिक्रिया कर रहा है आपकी किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। और जैसे इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई तो सोडियम का लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और काय का निर्माण हो गया भाई, जल का निर्माण हो गया। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी अभिक्रिया वैसी ही है हमारे पास, और वैसी ही अभिक्रिया है हमारे पास क्या, सोडियम कार्बोनेट की। क्लियर, आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में फिर आ जाता है हमारे पास धातु का ऑक्साइड, यानी उस धातु ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली है, यानी उसमें धातु का ऑक्साइड बन के तैयार हो गया। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना उसकी जो प्रकृति होती है ना ये क्षारीय होती है। याद रखना है भाई आपको कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो याद रखना है क्षारीय प्रकृति के धातु ऑक्साइड होती हैं, और इनका हम अम्लों के साथ अभिक्रिया करने वाले हैं। क्लियर, तो जो धातु ऑक्साइड है हमारे पास, उस धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होने वाली है उसकी हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं हम कि धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाने वाले हैं भाई, लवण बनाने वाले हैं और जल का निर्माण करने वाले हैं। और यही बिल्कुल उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है ना उसी की तरह अभिक्रिया हमारे पास होती है। जैसे कि हमने धातु ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, और इस धातु ऑक्साइड की प्रक्रिया हम किसके साथ करा दें भाई, किसी भी अम्ल के साथ करा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है ना वो दे रखा है क्या, अम्ल। और बनेगा क्या भाई, लवण बनेगा, और क्या बनने वाला है, जल बनने वाला है। तो कोई भी धातु ऑक्साइड हम ले लेते हैं, जैसे कि आयरन का ऑक्साइड एक हमने ले लिया है Fe2O3, और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। बाकी का बैलेंस करने के लिए अभिक्रियाओं को हमने पहले समीकरण के अंदर कर लिया है। यहाँ पर हम इनके क्या है रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, Fe2O3 Fe2SO4 का होल ट्राई प्लस जल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। यानी ये तो बन जाएगा हमारे पास क्या, इसी धातु का लवण जिसका हमने ऑक्साइड लिया था उसी का क्या बन जाएगा, ये लवण बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम कॉपर का ऑक्साइड ले लें, मतलब उस कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा के कॉपर ऑक्साइड बन गया, और इसकी हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर का लवण बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। दूसरा आता है उसी तरीके से हमने कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा चूना, इसकी हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी
तो उसी धातु का जो ऑक्साइड था उसी का ही क्या बन जाएगा भाई, लवण बन जाएगा, और साथ में काय का निर्माण हो जाएगा, जल का, जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से जो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं ना, वो अम्लों के साथ अवक्रिया करने पर हमें लवण देते हैं और साथ में हमें क्या प्रदान कर देते हैं, जल प्रदान कर देते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब आ जाता है हमारे पास अम्ल एवं क्षार की परस्पर अवक्रिया। अब हमने जो अम्लों के बारे में अध्ययन किया है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारों के बारे में अध्ययन किया है, तो अब हम इन दोनों अम्ल और क्षारों को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो जैसे ही अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या परिवर्तन होने वाला है उसकी बात हम आपसे आगे करते हैं। देखो, अम्ल और क्षार कि जब आपस में अवक्रिया होती है तो इससे भी हमें क्या मिलने वाला है, लवण, और साथ में निर्माण होने वाला है किसका, जल का। तो इस प्रकार की अवक्रिया को ही हम नाम दे देते हैं क्या, उदासीनीकरण की अवक्रिया। यही कहलाती है हमारे पास उदासीनीकरण की अवक्रिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो अम्ल होता है ना वो खट्टा होता है और क्षार जो होता है ना वो कड़वा होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, और लवण जो होता है ना उसकी जो प्रकृति होती है ना वो कैसी होती है भाई, उदासीन प्रकृति के होते हैं। क्लियर बात। तो देखते हैं, जैसे ही हमने क्षार लिया और वैसे ही हमने अम्ल लिया तो इनको मिलाने पर निर्माण हो जाता है किसका, लवण का, और साथ में क्या बन जाता है, हमारे पास जल बन जाता है। तो कुछ अवक्रियाएं हमें यहाँ पर उदाहरण के लिए दे रखी हैं। जैसे कि हमने ले लिया सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका लिखा हुआ है, कौन पढ़ सकते हो। साथ में हमने इसकी अवक्रिया करा दी किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी बोले तो HCl के साथ। ये तीर का निशान हमने अवक्रिया को होने के लिए दर्शा दिया है। तो निर्माण हो जाता है वहां पर किसका, साधारण नमक का, यानी बोले तो NaCl का निर्माण होता है, साथ में पानी का क्या हो जाता है। तो ये ही अवक्रिया हमारी कहलाती है क्या, उदासीनीकरण। इसी को बोलते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। क्लियर। दूसरी बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ले लिया, अब हमने अम्ल ले लिया HNO3, तो भी हमारे पास निर्माण होगा यहाँ पर लवण का, NaNO3 का, और साथ में बनेगा क्या, जल। उसी तरीके से हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, NaOH H2SO4 ले लिया। इनका जैसे ही निर्माण हो आपस में अवक्रिया करेंगे तो ये लवण बनाएंगे और साथ में बन जाएगा हमारे पास जल, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार आपस में अवक्रिया करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो उस विलयन के पास ना तो अब प्रकृति रही क्षारीय और ना ही प्रकृति रही उसकी कैसी, अम्लीय। इस तरीके से ये अवक्रियाएं आपकी क्या रही होती हैं, हो रही होती है। नेक्स्ट आगे की स्लाइड के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देखो हमारे पास उदासीनीकरण की अवक्रिया, तो इसको हम पढ़ चुके हैं। यही है, अम्ल और क्षार आपस में अवक्रिया करते हैं तो लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण। इसी प्रकार की अवक्रिया को हम नाम दे देते हैं क्या, उदासीनीकरण की अवक्रिया। जैसे कि हमने एक तो ले लिया क्षार NaOH और एक हमने ले लिया क्या, HCl, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसकी अवक्रिया हुई तो ये बना हमारे पास क्या, लवण, और साथ में बन गया हमारे पास क्या, जल। तो इस तरीके से हमारे पास उदासीनीकरण की अवक्रिया होती है। अब बात करते हैं हम, देखो लवण के बारे में। लवण की बात की जाए तो देखो, लवण अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण अवक्रिया का ही आयनिक उत्पाद होता है। बिल्कुल सही बात है, लवण का निर्माण ही जब होता है जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करेंगे, अवक्रिया। तो अम्लीय लवण कब होगा, देखो अम्लीय लवण वो जब कहलाएगा जब उसके अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और क्षार की मात्रा क्या होगी, कम। यानी हम बात करें अम्लीय लवण तब बनेगा जब हमारे पास जो अम्ल है वो कैसा होगा भाई, प्रबल, और क्षार जो है वो कैसा होगा भाई, वीक होगा, यानी दुर्बल होगा। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि NH4 है हमारे पास। उसी तरीके से उदासीन लवण की यदि हम बात करें, उदासीन लवण का निर्माण तब होगा जब प्रबल तो अम्ल है और प्रबली क्या ले लिया हमने, क्षार ले लिया। दोनों ही पूरी तरीके से आयनित होते हैं। तो जब दोनों की टक्कर बराबर है, दोनों बराबर बराबर टक्कर के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और अवक्रिया ना तो अम्लीय रहेगी ना ही उदासीन ना ही क्षारीय रहेगी, तो वो हो जाएगी क्या, उदासीन। दूसरी बात आती है क्षारीय लवण कब बनेगा भाई, तो जब क्षारीय लवण का निर्माण होगा जब क्षार हमारे पास जो होगा ना वो कैसा होगा भाई, प्रबल, और अम्ल जो होगा ना वो कैसा होगा, दुर्बल। तो
क्षार जो हमने लिया है ना उसके अंदर हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज्यादा होगी और अम्ल जो हमने लिया उसके अंदर अम्लीय आयनों की संख्या क्या होगी, कम। तो बात करते हैं, देखो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास निर्माण होता है किसका, क्षारीय अम्ल का। जैसे कि आपको याद रखना है Na(C2H3O2) ये हमारे पास एक क्या कहलाता है, क्षारीय लवण कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास लवण के क्या थे, प्रकार थे। आगे की स्लाइड में देखते हैं। आगे की स्लाइड के अंदर हमें दे रखा है कि धातु एवं क्षार की अभिक्रिया। कोई भी धातु ले लो, अभी हमने पढ़ा था, देखो कोई धातु और धातु के साथ हमने क्या कराई थी, अम्ल की अभिक्रिया कराई थी। वैसे ही अभिक्रिया हमें दे रखी है कि किसी कोई धातु ले लो और उस धातु के साथ किसकी अभिक्रिया करा दो, क्षार की। तो क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके संगत धातु का लवण बनाएगा और साथ में क्या देने वाला है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने वाला है। बात याद रखनी है। तो जैसे कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रही जिंक, इसके साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये तो रहा हमारा सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2 और साथ में बन जाती है हमारे पास कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बन के तैयार हो जाती है। क्लियर। दूसरा हमें दे रखा है, देखो क्षार दे रखा है NaOH और इसकी हमने धातु के साथ अभिक्रिया जैसे ही इसकी कराई जलीय विलयन के साथ, तो जल भी हमने इसके अंदर ले लिया है। तो ये अभिक्रिया करके बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2 का निर्माण करेगा और साथ में बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से क्षार के साथ अभिक्रिया होती है। तो ये धातु जो है ना वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके उस धातु का लवण बनाती है और हमें क्या प्रदान करती है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। उसी तरीके से अधातु के ऑक्साइड को ले लेते हैं जिसकी प्रकृति कैसी होती है भाई, अम्लीय। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो धातु होती है ना, वो धातु का जो ऑक्साइड होता है हमारे पास, उसकी प्रकृति जो होती है ना वो होती है हमारे पास क्षारीय, और अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ना वो होती है हमारे पास अम्लीय। और इसकी हम क्रिया कराने वाले हैं किसके साथ, क्षार के साथ। क्लियर। तो अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है जो क्षार से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा, और यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान भी होती है। क्लियर। हम पढ़ चुके हैं इसको कि क्षार और अधातु का ऑक्साइड जब आपस में क्रिया करेंगे तो निर्माण होगा वहां पर किसका, लवण का, और साथ में निर्माण होगा वहां पर क्या, जल का। और इसी तरीके से हमारी हो रही थी क्या, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। कुछ उदाहरण हमें यहाँ पर दे रखे हैं, इनसे आप आसानी से इनको समझ सकते हो। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है भाई, क्रिया। ठीक है। अधातु का ऑक्साइड होना चाहिए और कार्बन क्या है, अधातु, और ऑक्सीजन से क्रिया कर ली उसने, अधातु के ऑक्साइड बन गए। तो ये अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी बोले तो Na2CO3, और साथ में निर्माण हो जाता है यहाँ पर किसका, जल का। तो इस तरीके से अधातु ऑक्साइड जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इस तरीके से पदार्थों का क्या होता है, निर्माण। आगे देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड के अंदर हम तनुकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, डाइल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूशन वो प्रक्रिया है जब कोई हमारे पास अम्ल है और उस अम्ल के अंदर हम क्या मिला दे, पानी, यानी वो विलयन कैसा हो गया, पतला हो गया, तनु हो गया। तो तनु विलयन बनाने की प्रक्रिया है कोई, हम क्या कह देते हैं, तनुकरण कह देते हैं। अम्ल और क्षार को तनुकृत किया जा सकता है। देखो अम्ल के अंदर भी हम पानी मिलाकर उसको पतला बना सकते हैं और क्षार के साथ भी हम पानी मिलाकर उसको भी क्या बना सकते हैं, पतला बना सकते हैं। क्लियर। अम्ल का जलीय घोल, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन बनने वाला है, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो भाई हाइड्रोजन आयन H+, अम्ल के द्वारा दिया गया जो हाइड्रोजन आयन पानी के अणु के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जिसका सूत्र होता है H3O+ बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन आयन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो हाइड्रोजन आयन इस फॉर्म में कभी भी नहीं रह सकता है। तो वो क्या कर लेता है, जो हाइड्रोजन गैस थी, जल का जो अणु था उसके साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और H3O+ के रूप में रहता है। तो देखो HCl H2O क्रिया करी और इसने H3O+ बना लिया, जिसको कहेंगे हम हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन आयन आपका बन जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयन जो होता है ना वो जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरीके से अम्ल का जलीय घोल बनकर तैयार हो जाता है। वैसे ही हम बात करें
क्षार का जलीय विलयन। तो जब क्षार को पानी में घोला जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब हमें मिलेगा यहाँ से क्या, OH। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो वो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जब क्षार को जल के अंदर घोला जाता है तो वो हमें OH आयन देते हैं। उदाहरण के लिए हमें दे रखा है कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घोल बनाया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है पानी के अंदर जैसे ही इसको घोला जाता है, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी NaOH। जैसे ही हम इसके पानी के अंदर घोलेंगे, जल हमने इसके अंदर ले लिया है तो घोला जाएगा तो ये धातु का आयन बनेगा और साथ में हमारे पास OH माइनस आयन बन के तैयार हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरीके से क्षार का जलीय विलयन बनता है और उस तरीके से हमारे पास अम्ल का जलीय विलयन बन के तैयार हो जाता है। आगे की स्लाइड में देखते हैं। देखो हम अगली स्लाइड के अंदर हमें नोट पॉइंट दे रखा है और नोट पॉइंट में हमसे बोला है कि जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाने पर हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है भाई, चाहे तो अम्ल हो हमारे पास और चाहे तो हमारे पास क्या हो, क्षार हो। दोनों के साथ यदि हम बात करें मिलाने पर कुछ सावधानी हमें बरतनी चाहिए। क्या बरतनी चाहिए, हमेशा हमें अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए। मतलब पहले से हमें यदि कोई अम्ल या कोई क्या दे रखा है, क्षार दे रखा है, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें जल को मिलाना चाहिए, अम्ल या क्षार को नहीं मिलाना चाहिए, और फिर उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह क्रिया जो होती है ना वो अत्यंत ऊष्मक्षेपीय क्रिया होती है, और जैसे ही आप अम्ल के अंदर एकदम से पानी मिलाओगे तो वो एक विस्फोट होने का डर वहां पर बना रहता है, यानी पात्र टूट कर पिघल कर क्या हो सकता है, टूट फूट सकता है, जिसकी वजह से हम जल सकते हैं। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई जो ऊष्मा के कारण मिश्रण जो होता है ना वो अपस्फोटित हो जाता है और एकदम से बाहर आ सकता है और आप उससे जल सकते हो। साथ ही अत्यधिक स्थानीय तापमान के कारण जो कांच का पात्र हम वहां पर उपयोग में ले रहे हैं वो कांच का पात्र हमारा क्या हो सकता है, टूट सकता है। क्लियर बात, आगे देखते हैं। अब हमारे पास यहां से आ जाता है देखो पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच जो शब्द है ना उसमें जो पी है ना उसका मतलब होता है पोटेंसी या फिर पावर या सामर्थ्य, जिसको हम बोल देते हैं। और यहाँ पर जो एच जो होता है ना, एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन, जो हम पढ़ चुके हैं पहले से, यानी पीएच इसका नाम पड़ गया। पी का मतलब पोटेंशियल, एच का मतलब हाइड्रोजन। यहाँ पे तो पी जो है ना जर्मनी का एक शब्द होता है, जर्मन भाषा का, पोटेंज होता है, जिसका अर्थ होता है हमारे पास क्या, पावर। इसलिए हमने पीएच का उपयोग कर लिया है। पीएच मतलब पावर और किसकी, एच आयन, हाइड्रोजन आयन की। तो हाइड्रोजन आयन की सामर्थ्य को ही हम क्या कह देते हैं, पीएच कह देते हैं। इस अवधारणा को सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे ना उनका नाम है सोरेनसन, जिन्होंने 1909 में इसके बारे में बताया था। यदि हम बात करें, एक पीएच स्केल की खोज की थी और यह एक प्रकार की सार्वत्रिक सूचक जो इंडिकेटर्स हम पढ़ चुके हैं, यानी अम्लीय और क्षारीयता के बारे में बताने वाली एक स्केल थी जिसको हम पीएच स्केल बोल देते हैं। इसके आधार पर हम अलग अलग पदार्थों के पीएच मान याद रखकर उनकी अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बता सकते हैं। तो देखते हैं, देखो पीएच की परिभाषा क्या होती है, आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन हमारे होते हैं, एच आयन, इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल सोरेनसन के द्वारा बनाया गया था, जिसे हम पीएच स्केल कह देते हैं। और इस स्केल के अंदर 0 से लेकर 14 तक अंक हुआ करते थे, जो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता या फिर उसकी दुर्बलता के साथ साथ उनके मान को बताते हैं। किसी विलयन के पीएच उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। मतलब हम कहें कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग, और अंदर लिखा है हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या फिर पीएच बराबर लॉग 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन की क्या हो जाती है, सांद्रता हो जाती है। इसको लॉग एंटी लॉग हम बोलते हैं। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है। और ये जो स्केल इनके द्वारा बनाई गई थी कि इस स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। क्लियर बात, इस तरीके से अंक अंकित रहते हैं। 0 अलग अलग स्केल आपकी बनी रहती है इस तरीके से, ठीक है।
तो पीएच स्केल पर जो 0 मान होता है ना, वो सबसे शक्तिशाली आयन अम्ल को सूचित करता है। यदि मान लो किसी पदार्थ का पीएच मान 0 के नजदीक है, इसका मतलब हम कहेंगे कि उसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या है, सबसे ज्यादा। और जब किसी पीएच मान 7 होता है तो हम उसको कह देते हैं उदासीन, ये बात याद रखना है। और पीएच स्केल 14 दे रखी है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई ये सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। और जैसे जैसे स्केल पर 7 और 0 तक घटने के साथ साथ अम्ल की शक्ति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। उसी प्रकार पीएच स्केल पर जब 7 से अधिक होता है तो बढ़ने के साथ साथ क्षार की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे हम बात करते हैं, एक स्केल हमें बना के दे रखी है, ये रही, ठीक है। और ये हमारा दे रखा है क्या, 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से यहाँ पर एक सीरीज बनी रहती है। तो यहाँ दे रखा है हमने क्या, 14, और यहाँ 1 2 3 और मान लिया हमने यहाँ पे है 7। ये स्केल हमें दे रखी है, क्लियर। यहाँ पे यदि बात करें तो यदि किसी पदार्थ का पीएच मान हमें यदि 7 मिल जाता है तो हम कह देते हैं भाई ये जो पदार्थ होगा ना वो कैसी प्रकृति का होने वाला है, उदासीन प्रकृति का होने वाला है। और यदि किसी पदार्थ का पीएच मान हमें मिलता है 0 और 7 के बीच में तो हम उसको कह देते हैं ये पदार्थ हमारा कैसा होने वाला है, अम्लीय होने वाला है। और जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा के आसपास मिलता है तो हम उसको कह देते हैं कि वो पदार्थ कैसी प्रकृति का रहने वाला है, क्षारीय प्रकृति का। तो मतलब हमने जो स्केल बनाई है उसमें यदि हमारा किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो रहा है, इसका मतलब है वहां पर अम्लीयता क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। अम्लीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से बढ़कर 8 9 10 11 14 तक हो रहा है तो हम कह देते हैं वहां पर कि वहां पर उस पदार्थ की क्षारीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये बात हमारे पास याद हुई कि जब क्षारीयता बढ़ती है तो अम्लीयता क्या हो जाती है, कम। और जब अम्लीयता बढ़ती है तो क्षारीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम कह देते हैं क्या, पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1909 के अंदर सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या की थी, विकसित की थी, क्लियर। तो अलग अलग पदार्थों का पीएच मान अलग अलग होता है, उस आधार पर हम उन पदार्थों के पीएच मान इस स्केल के आधार पर याद रख सकते हैं, क्लियर। जैसे कि बात करते हैं हम पेट का एसिड, उसका पीएच मान होता है 1.5 से 3.5 तक। नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है, याद रखना है। कोला 2.5, सिरका का पीएच मान 3 होता है। टमाटर का जो रस होता है ना उसका पीएच मान 4 और 4.5 के बीच में रहता है। कच्चा जो दूध होता है जिसको उबाला नहीं किया गया है, गर्म नहीं किया गया, उसका पीएच मान 6.7 से लेकर 6.9 तक होता है। और याद रखना है शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, मतलब पानी कैसा होता है हमारे पास, उदासीन प्रकृति का होता है। रक्त जो है ना हमारे पास, खून जिसको हम बोलते हैं, इसका जो पीएच मान होता है ना वो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। दूसरी हम बात करें तो ये जो पीएच मान थे सभी के सभी यहां तक 7 से कम तक, उन सभी पदार्थ कैसे कहलाते हैं भाई, वो अम्लीय कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं हमारे पास। और जिनका पीएच मान 7 था वो कैसे कहलाते हैं हमारे पास, उदासीन प्रकृति के कहलाते हैं, ठीक है। और अब 7 से ऊपर जिनका पीएच मान है, ये सभी के सभी की प्रकृति रहने वाली है हमारे पास कैसी, क्षारीय। जैसे रक्त जो होता है ना उसकी प्रकृति क्षारीय हो गई। समुद्र का पानी 8 होता है पीएच मान, बेकिंग सोडा 9 होता है, साबुन का 9 से 10, अमोनिया का 11 से 12, ब्लीच यानी ब्लीचिंग पाउडर 12 से 13 और ड्रेन क्लीनर इसका होता है हमारे पास कितना, 14। तो इस आधार पर हम पीएच स्केल के आधार पर अलग अलग पदार्थों के पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इस पीएच मान का हमारे जीवन में क्या महत्व, देखो इसकी बात यदि की जाए तो रक्त और हमारा शरीर 7 और से लेके 7.8 पीएच की रेंज में कार्य करते हैं। तो जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच पर रेंज पर ही जीवित रह सकता है। यदि इससे थोड़ा सा भी ज्यादा या फिर इससे थोड़ा सा भी कम पीएच मान में यदि परिवर्तन हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली
बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अम्लीय वर्षा की हानियां। देखो, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से पीएच मान कम हो गया तो हम उसको कह देते हैं, ये बरसात कैसी कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। और यह अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल को आप पीएच मान को क्या कर देगा, कम, और ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता क्या हो जाएगी भाई, कठिन हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि ये अम्ल का निर्माण किस तरीके से हुआ, वातावरण में जब बारिश के रूप में अम्ल किस तरीके से बरस रहा है, तो इस पृथ्वी पर हमने हमारे जो क्रियाकलाप हैं उसके फलस्वरूप कई प्रकार की हानिकारक गैसों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और ये गैसें वायुमंडल में ऊपर जाकर क्या होती रहती हैं, संघनित होती रहती हैं, और पानी की जो नमी वाष्प जो पाई जाती है उसके साथ फिर क्या करती रहती है, क्रिया। इस तरीके से वहां पर हो जाता है अम्ल का निर्माण। और यही अम्ल जब पृथ्वी पर बरसता है तो नदियों के पानी की पीएच मान को कम कर देता है, अम्लीयता को मतलब बढ़ा देता है। तो उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका जीवन बड़ा दुखद हो जाता है। क्लियर। इसी तरीके से मिट्टी की अम्लीयता के बारे में बात करें तो कई बार किन्हीं कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण, ऐसा भी कह सकते हैं, मिट्टी का पीएच मान क्या हो जाता है, कम। या फिर आजकल हम कईयों प्रकार के केमिकल जो मिला रहे हैं खेतीबाड़ी करने के लिए, उनकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो उसकी भूमि से अच्छी उपज प्राप्त नहीं होती है हमें, क्योंकि अच्छी उपज लेने के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, और मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमें उस मिट्टी की अम्लीयता का पता करने के बाद ही आगे उसके अंदर किस प्रकार की दवाई या खाद का उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात करें, देखो अम्लीय माध्यम है भोजन का पाचन, तो हम पढ़ चुके हैं। देखो हमारे शरीर के अंदर पीएच का महत्व हमारे आमाशय से है, क्योंकि हमारा जो आमाशय होता है ना, वो एक अम्ल उत्पन्न करता है जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यह एक विशिष्ट पीएच पर पेट को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। तो हमारा उदर या पेट एक निश्चित पीएच परास जिसका मान है हमारे पास 1.5 से लेके 3.5 के बीच में कार्य करता है। इनमें भी कुछ और अभिक्रियाएं, स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। देखो अल्प अम्लता की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपो एसिडिटी। अल्प अम्लता मतलब अम्ल की मात्रा हमारे शरीर के अंदर क्या हो गई है भाई, कम हो गई है। तो कुछ व्यक्तियों में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी इसकी बात करें HCl है, जिसका निर्माण आमाशय के अंदर होता है, तो इसका स्त्राव क्या हो जाता है, कम, जिससे उनके भोजन नहीं पचता है, या फिर हम कहें कि कम पचता है। तो ऐसी अवस्था में हम इसको अल्प अम्लता या फिर अपच कह देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने भोजन के साथ कुछ अम्लीय पदार्थों का सेवन करना पड़ता है, जिस तरीके से नींबू का रस अथवा कुछ खट्टे फलों का, या कुछ दवाइयां या औषधियां हमें लेनी पड़ती हैं। क्लियर। जब अम्ल की मात्रा शरीर के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा आ जाता है, देखो अति अम्लता। अति अम्लता का मतलब ये है कि हमारे आमाशय के अंदर अब अम्ल की मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा, HCl अम्ल की मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा। यानी किसी वजह से अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होने की स्थिति में व्यक्ति के उदर में देखो दर्द या जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस दर्द या जलन से मुक्त होने के लिए हमें कुछ एंटासिड औषधियां लेना पड़ता है, और ये एंटासिड औषधियां ऐसी होती हैं जो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देती हैं, कम। और अम्ल के प्रभाव को करने वाली औषधियां तो हमारे पास क्या हैं, क्षार हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे वो तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन। तो क्षार होती हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम इनो कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ये हमारे पास इनो है, काम सिर्फ 6 सेकंड में। तो जब हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, कभी अम्लीयता जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है, एसिडिटी जब बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में हम एसिडिटी को खत्म करने के लिए कुछ क्षारीय पदार्थों का सेवन करते हैं, जिस तरीके से इनो है हमारे पास। तो हमारी अम्लीयता वहां पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे आ जाता है, देखो दंत क्षय, दांतों के क्षय में भी हमारे पास जो अम्ल है ना, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, कि हमारे सामान्य मुंह का जो पीएच मान रहता है ना, वो 5.5 रहता है। यदि इसका मान
यदि 5.5 से घट जाता है तो दांतों के अंदर क्षय यानी दांतों का नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। तो दांतों के ऊपर एक इनेमल नाम का एक कठोर आवरण पाया जाता है जो कि कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो आप जानते हो दांतों की भार से चमक जो होती है ना उसको बनाए रखता है और उनकी सुरक्षा करता है। जब पीएच मान इतने से कम हो जाता है 5.5 से, तो ये धीरे धीरे संचारित होने लगते हैं और हमारे दांतों के अंदर कैविटी बनना शुरू हो जाती है। अब दंत क्षय से बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? तो देखो दंत क्षय से बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे मुंह को साफ करने के लिए हमें सफाई के लिए कुछ ऐसे क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करना पड़ेगा कि जो अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देंगे भाई, उदासीन। तो हम इस तरीके से हमारे जो टूथपेस्ट हैं उनके अंदर हमें कुछ क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना पड़ेगा, तो हम आसानी से हमारे इस प्रभाव से बच सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड के अंदर आ जाता है, देखो हमारे पास एक क्लोर और क्षार अभिक्रिया। देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया कुछ है नहीं। देखो जब हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl इसकी हम साधारण नमक के जलीय विलयन से क्रिया करा के जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होता है। तो एनोड पर तो हमें मिल जाती है Cl2 गैस और कैथोड पर मिल जाती है हमें हाइड्रोजन गैस, और पात्र में NaOH का जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है। तो हम इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कह देते हैं, क्योंकि इसमें जो निर्माण होने वाला है उस पदार्थ का नाम है क्लोरीन यानी क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार। तो ये कहलाती है हमारी क्लोर क्षार अभिक्रिया। नॉर्मली याद रखना है कि देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं ना वो क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बोले तो NaOH, क्लोरीन गैस Cl2 और हाइड्रोजन गैस बोले तो H2। ये उत्पाद क्लोर क्षार अभिक्रिया के होते हैं, तो आपको याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। कुछ अलग अलग जो गैसें हमारे पास इसमें बनी हुई है इनके कुछ उपयोग हमारे पास आ जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र हम पढ़ चुके हैं NaOH। इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है, साबुन अपमार्जक बनाने में भी किया जाता है, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो आप आसानी से 2-3 पॉइंट हमें दे रखे हैं उनको याद रख सकते हैं। क्लोरीन गैस की बात करें तो क्लोरीन गैस का उपयोग भी देखो जल की स्वच्छता हमें किया जाता है। स्विमिंग पूल में भी हम इसकी गंदगी हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं क्लोरीन गैस का। दूसरा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कुछ कीटाणुनाशक दवाइयां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग कुछ रोगाणुनाशक दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरीके से और प्रयोगशाला में भी कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण करने में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे आ जाता है देखो हमारे पास फिर हाइड्रोजन गैस के उपयोग जो हम पढ़ चुके हैं। इसका उपयोग देखो सबसे पहले तो बहुत बेस्ट प्रकार का ईंधन, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा प्रकृति में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, तो ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं हम। मार्गरीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग खाद के लिए, अमोनिया बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी है और भी अन्य कई उपयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, देखो HCl का उत्पादन कैसे करोगे? देखो HCl को बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? क्लोरीन Cl2 और साथ में चाहिए क्या? हाइड्रोजन H2। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया के जो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उन्हीं के आधार पर हम इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन कर लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिए क्या? हाइड्रोजन और साथ में हमने ले लिया क्लोरीन, ये आपस में क्रिया करेंगे तो हमारे पास निर्माण हो जाएगा 2HCl। अभिक्रिया बैलेंस कर लो। इसका उपयोग HCl के उपयोग की यदि हम बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात की जाए तो देखो दवाइयों के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में, कॉस्मेटिक मटेरियल, अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में और इस्पात की सफाई के लिए भी इस HCl का उपयोग किया जाता है। और भी कई उपयोग हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अब आ जाता है हमारे पास ब्रंजक चूर्ण, और ब्रंजक चूर्ण का सूत्र होता है हमारे पास क्या? CaOCl2। ये हमारे पास एक ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कहते हैं वो कहलाता है। ये क्या करता है? किसी भी पदार्थ का क्या उड़ाने में सहायक होता है? ये रंग उड़ाने में सहायक होता है। तो इसका निर्माण भी हमने वही क्लोर क्षार अभिक्रिया के आधार पर किया हुआ है। क्लोरीन और बुझा हुआ चूना, इसकी क्रिया हम कराते हैं तो ब्रंजक चूर्ण का क्या हो जाता है? निर्माण। तो इसी को हम कहते हैं क्या भाई? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन या फिर बोले तो क्लोरीन गैस। जैसे ही इसका निर्माण होगा तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, और साथ में पानी का क्या हो जाता है, निर्माण। अब इस व्यंजक चूर्ण के बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग हैं हमारे पास, क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, सूती एवं लेनिन के व्यंजन के में किया जाता है, कागज फैक्ट्री में है, लकड़ी के लिए कलर उड़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, लाउंड्री में भी, साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, कपड़ों के व्यंजन में, कपड़ों का रंग उड़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कईयों प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाने में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो हमारे पास पीने वाला पानी जो होता है उसमें जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए यानी रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारे पास व्यंजक चूर्ण, इसका सूत्र आपको याद रखना है, उपयोग इसके आपको याद रखने हैं, और किस तरीके से व्यंजक चूर्ण का निर्माण यहाँ पर हुआ था ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, बेकिंग सोडा का उपयोग, जिसे हम कहते हैं NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। तो सोडा का उपयोग आमतौर पर हम जानते हैं, देखो हमारे घर के अंदर, रसोई घर में उसका स्वाद, उसको खस्ता बनाने में, पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी यदि इसकी बात करें तो हमारे खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी हम इसका उपयोग करने वाले हैं। यही एक दुर्बल प्रकार का क्षार होता है जिसका उपयोग कई बार अति अम्लता की स्थिति में भी करते हैं हम। एंटासिड जो हमने अभी पढ़े थे, अम्लीयता, उसका भी संघटक होता है, और इसका उपयोग सोडा अम्ल बनाने में, अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी आग बुझाने में। दूसरी बात करें, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में भी किया जाता है, देखो हम इसी से बनाएंगे। और खाना पकाते समय जब इसे गर्म किया जाता है तो NaHCO3 टूटकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। इसी के कारण हमारा खाना जो होता है वो फूलकर मुलायम, सॉफ्ट और हल्का हो जाता है। तो मतलब ये जो बेकिंग सोडा था हमारे पास, इसी को हम बोल देते हैं खाने का सोडा। यही हमारा खाने का सोडा यहाँ पर कहलाता है। क्लियर? तो ये इसकी कुछ अवक्रिया दे रखी है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हो। ये बेकिंग सोडा घर के अंदर इसका उपयोग करते हैं। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास फिर क्या, धोने का सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका सूत्र आप लोगों को याद रखना है, Na2CO3.10H2O। तो धोने के सोडे के अंदर जल के क्रिस्टलन अणु कितने होते हैं, तो भाई आपको याद रखना है कि 10 जल के क्रिस्टलन अणु होते हैं। वॉशिंग सोडा हमारे नहाने धोने के काम में आता है, जिसको सोडियम कार्बोनेट है, जिसमें क्रिस्टलीकरण के कितने, पानी के 10 अणु होते हैं, याद रखना है 10 अणु होते हैं। इसका उपयोग गिलास यानी कांच, साबुन, डिटर्जेंट, पेपर आदि के निर्माण में किया जाता है। कई जगह हम इसका उपयोग कर रहे हैं। बाकी का हमें वॉशिंग सोडा का उत्पादन का कुछ तरीका दे रखा है कि इस वॉशिंग सोडा यानी धोने के सोडा का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। तो 3 चरणों में इसका निर्माण किया जाता है। कि पहले चरण की हम बात करें तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए अमोनिया लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और उसके साथ आपस में अभिक्रिया कराएंगे। तो दूसरे चरण के अंदर, फिर तीसरे चरण के अंदर, इस तरीके से विभिन्न प्रक्रमों के अंदर इसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और हम काय का निर्माण कर लेते हैं, Na2CO3.10H2O का निर्माण कर सकते हैं। तो आप आसानी से इसका फॉर्मूला याद रखें, उत्पादन का तरीका भी याद रखें कि किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो हमारे पास नेक्स्ट इसके उपयोग आ जाते हैं। देखो इसके उपयोग की बात करें तो कांच, साबुन, कागज उद्योग में इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर? उसे हम बोल देते हैं क्या, धोने का सोडा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम POP के नाम से जानते हैं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम उपयोग में लेते हैं जिप्सम, और जिप्सम होता है हमारे पास का CaSO4.2H2। ये जिप्सम का सूत्र होता है, जिसे हम 373 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जिप्सम को जैसे ही गर्म करते हैं तो उसमें से जल के अणु क्या हो जाते हैं भाई, बाहर निकल जाते हैं, H2O बाहर निकल जाता है। और ये बाहर निकलकर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या बोले तो अर्ध हाइड्रेट बनाता है। और यह सफेद पाउडर है
जो जल मिलाने पर क्या हो जाता है, पुनः वापस से जिप्सम बना लेता है। तो ये जिप्सम का सूत्र दे रखा है, इस जिप्सम की से ही हम CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं, निर्माण। और जी हमारे पास जल के अणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण। तो POP के बारे में सभी ने सुना है। देखो भाई क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम जो है ना वो डॉक्टर जो है ना वो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, सही जगह पर स्थित रखने के लिए, जब आपने देखा होगा हाथ में चोट लग जाती है या हाथ की हड्डी कहीं टूट जाती है तो डॉक्टर उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, POP। दूसरा, इसका उपयोग खिलौना बनाने में भी करेंगे, सजावट का सामान बनाने में भी करेंगे, और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए, घर के अंदर आपने देखा होगा पुट्टी जो की जाती है ना, इसी POP से की जाती है। तो इस तरीके से हमारे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ इसके अंदर दे रखे थे, अम्ल, क्षार और लवण, और उनकी विभिन्न विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, भौतिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, इस तरीके से चैप्टर के अंदर हमारा बेसिक जो कंप्लीट था वो क्या हुआ, कंप्लीट। तो अभी तक इन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे की क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज हमारी जो क्लास थी कंप्लीट होती है काहे कि अम्ल, क्षार और लवण वाली अभिक्रिया। इसी के साथ हम अगला चैप्टर अब अगली क्लास के अंदर लेके आएंगे आपको, इसका जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।